MCQs of chapter number 1 real numbers class 10th. Question number 1, if HCF of 26 169 equal to 13 then LCM of 26 169. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें आपको दो नंबर्स गिवन है 26 और 169. इन दोनों का HCF है 13 और इन्हीं दोनों का हमें LCM फाइंड करना है. तो एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इक्वल टू होता है A इंटू बी. ठीक है, यहाँ पे A और B क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो हो जाएगी 26 और B हो जाएगा 169. ठीक है, तो HCF इन दोनों को दे रखा है 13. इनका LCM निकालना है A इंटू बी यानी 26 इंटू 169. तो LCM इक्वल टू 26 इंटू 169 अपॉन में 13 सा होता है 169. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 18 कैरी 1 7 338. यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, B इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, C इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n इंटू 5 एंड LCM ऑफ A B C इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 देन n इक्वल टू. तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपको A B और C की वैल्यूज़ गिवन है तीनों की और हमें इन तीनों का LCM भी गिवन है. देखो ये पूरा LCM इन्होंने पहले से ही निकाल के हमें दे दिया. अब हमें बताना है ये जो n है यहाँ पे 3 की पावर में, इस n की वैल्यू कितनी होगी. तो देखिए सबसे पहले इन तीनों को नोट कर लेंगे. A इक्वल टू आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, B इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, C इक्वल टू आएगा 3 रेज टू द पावर n इंटू 5 और हमें इन तीनों का LCM गिवन है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. अब एक काम करते हैं, हम एक बार खुद से ना इसका LCM निकालते हैं. हालांकि दे रखा है इसमें, बट एक बार आपको मैं खुद से भी निकाल के दिखा रहा हूँ. तो इन तीनों का जब LCM निकालेंगे तो LCM निकालते कैसे हैं ये देखिए. सबसे पहले यहाँ पे 2 मेरे को दिख रहा है प्राइम नंबर. ठीक है ना, तो चेक करो जितने भी यहाँ पे 2 अवेलेबल हैं A B और C में, जितने भी 2 अवेलेबल हैं सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वाले 2 की है. देखो यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे ओनली 2 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं. बट इन दोनों में से हाईएस्ट पावर वाला 2 ये है ना, यानी 2 क्यूब. तो एक तो ये आ जाएगा. इस तरह से LCM फाइंड किया जाता है. ठीक है ना. ऐसे 3 चेक करो, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है. अब एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया LCM फाइंड करने के लिए चेक किया करो सब में, जैसे तीनों में जो नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है तो वो वाला नंबर लिया जाता है. जैसे यहाँ पे 2 में हाईएस्ट पावर 3 थी तो 2 क्यूब ले लिया हमने. जब मैंने 3 चेक किया ना, यहाँ पे 3 इन दोनों में पावर जो है वो 1 है. ठीक है, बट नीचे वाले पावर जो 3 है नीचे वाला, इसकी पावर n है. अब ये n तो कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है ना. तो एक काम करो, इसको भी होल्ड पे रखो. अभी यहाँ पे इसको होल्ड पे रखो, यहाँ पर लिखेंगे अभी 3 हम. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है 5 की. यहाँ पे 2 5 देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और दोनों की पावर ही 1 है, तो इसको तो आप एज इट इज़ 5 लिख लोगे. अब बात आ रही थी कि 3 की पावर यहाँ पे क्या लिखी जाए. इन दोनों में तो 1 है पावर, बट यहाँ पे n है. अब क्लियर नहीं हो पा रहा कि बड़ी पावर कौन सी है, तो इसको भी n रहने दो यहाँ पे. अब चेक करो जो हमें LCM गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 2 क्यूब 5 5, यहाँ पे गिवन था हमें 3 स्क्वायर और यहाँ पे हमें पता नहीं था कि 3 की पावर कितनी लेकर आनी है. बट अब तो पता लग गया ना. यहाँ पे क्या आ रहा है n, और जो गिवन LCM था उसमें 3 की पावर कितनी थी 2. इट मीन्स n की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.
ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया, यानी इसमें एलसीएम आपको पहले से ही दे दिया। जब हमने दोबारा से एलसीएम निकाला इसका, तब हमें पता लगा कि यहाँ पे 3 की पावर अब क्या हो सकती है, ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बट जब इसको मैच किया ना एलसीएम के साथ, तब पता लगा कि यहाँ पे तो 3 की पावर n है, बट वहाँ पे 3 स्क्वायर है। इसका मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। इट मीन्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if p and q are co-prime numbers then p square and q square are। सबसे पहले co-prime नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। co-prime नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF कितना हो, 1। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF कितना हो, 1 हो। अब बात आती है यहाँ पे P और Q कोई भी दो को-प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको ना, इस क्वेश्चन को एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लेते हैं P ले लेते हैं हम 2, ठीक है, और Q ले लेते हैं 3। चेक करो 2 और 3 का जब आप HCF निकालोगे ना तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हमने एग्जाम्पल तो मतलब बिल्कुल ठीक लिया इसमें, है ना। तो 2 और 3 दोनों क्या हो गए, को प्राइम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होंगे वो इन चारों में से कौन से होंगे, को प्राइम होंगे, नॉट को प्राइम, इवन होंगे या ऑड होंगे। चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर यानी 9। अब चेक करो 4 और 9 का HCF कितना आएगा बेटा, 4 और 9 का HCF भी आएगा 1। इसका मतलब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जो है ना वो भी क्या हैं, को प्राइम। क्लियर है। तो को प्राइम नंबर जिन बच्चों को नहीं पता, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन सा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक्सरसाइज 1.4 NCERT में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब आपको फ्रैक्शन गिवन होती है तो टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है ना। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे। वो कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, 2m इंटू 5n। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर बीच में आ गया ना तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर बीच में आ गया, मान लो 3 आ जाता साथ में या 7 आ जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना वो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जो इस फॉर्म में आ गया इसका मतलब वही हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो 225, इसके एक बार फैक्टर्स कर लो। एक क्लियर हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बिकॉज इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने क्या कहा था, 2 और 5 आने चाहिए। अब उनकी पावर कुछ भी हो इन दोनों की, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर ना आ जाए। इसमें तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 18 चेक करो, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना, 9 2 से 18 होता है। अब 3 फिर आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये भी नहीं है। 21 क्या होता है, 3 इंटू 7, दोनों ही अलग आ रहे हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन है इसका आंसर। चेक कर लो एक बार आप। 250 के फैक्टर्स क्या होंगे, 25 इंटू 10 होता है ना 250 का मतलब, यानी 25 मीन्स 5 इंटू 5 और 10 मीन्स 5 इंटू 2। तो चेक कर लो, 5 क्यूब इंटू 2 यानी इसी फॉर्म में आ गए ना ये, इट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है टर्मिनेटिंग चेक करने का। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना होता तो वही फिर
डिनोमिनेटर जो है इनके अलावा किसी और फॉर्म में आना होता, यानी उसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आया था तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, 3,27 बार इज, अब ये इन चारों में से कौन सा है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इर्रेशनल है। देखो सबसे पहले तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, कभी भी किसी नंबर के ऊपर, डेसिमल फॉर्म वाले नंबर के ऊपर अगर आप देखते हो ना बार है, ठीक है, तो ये समझ लेना कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था ये बार वाले क्वेश्चंस, इनको हमने P/Q में कन्वर्ट करना सीखा था, यानी जितने भी इस तरह के बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें डेसिमल इसका रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो वो क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि देखो ना जब बार हटाओगे तो कुछ इस तरह से तो लिखा जाएगा, ये 272727 डैश डैश डैश, है ना, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं हम। वैसे ये रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, ओके।